नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। शो की शुरुआत करते हैं डीएचएफएल की खबर के साथ। यस बैंक के साथ फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों को महाराष्ट्र के सातारा जिला के महाबलेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये जानकारी दी है। कपिल और धीरज वाधवान पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। दोनों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गंभीर आरोप है और 21 फरवरी से वो जमानत पर हैं। इस महीने की शुरुआत में लॉकडाउन के दौरान उन्हें तब परिवार सहित पकड़ा गया था जब वो नियमों का उल्लंघन करते हुए मुंबई से महाबलेश्वर अपने फार्म हाउस के लिए जा रहे थे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर अब 8,068 हो चुके हैं और 342 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के 5,407 मामले सामने आए हैं। वहीं धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 मामले सामने आए हैं। धारावी में अब तक 275 कोरोना के केस हैं और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हमारे देश में जो तरीका कोरोना के इलाज के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है प्लाज्मा थेरेपी। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी की ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो पहले नतीजे आए हैं वो अच्छे हैं। प्लाज्मा थेरेपी की खास बात यह है कि इसमें कोरोना संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति ही प्लाज्मा दान करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो कोरोना संक्रमित हैं। तो आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है और इसमें कितना समय लगता है, बता रहे हैं वो लोग जिन्होंने खुद देश हित के लिए प्लाज्मा दान किया। दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में प्लाज्मा दान करते 36 साल के तबरेज खान 18 मार्च को सऊदी अरब से आई बहन के संपर्क में आकर संक्रमित हो गए। 5 अप्रैल को ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और 2 हफ्ते का क्वारंटीन पीरियड पूरा होते ही किसी और मरीज की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने पहुंच गए। मैंने प्लाज्मा देने के लिए इसलिए नहीं सोचा कि भाई मैं अगर अपने देश के किसी भी तरीके से काम आ जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अगर मेडिकल काउंसलिंग मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट लेकर किसी भी तरह का रिसर्च करना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं प्लाज्मा ही नहीं अपनी बॉडी का एक एक पार्ट देने को तैयार हूँ कि मेरी बॉडी का एक एक पार्ट मेरे हिंदुस्तान के काम आ जाए, मेरे भाई के काम आ जाए। इससे बड़ा गर्व मेरे लिए कोई और नहीं होगा। तबरेज बताते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करना बहुत आसान था। कुल मिलाकर अस्पताल में 2 घंटे का समय लगा। यही नहीं, हॉस्पिटल ने लाने और ले जाने का भी सारा इंतजाम खुद किया। प्लाज्मा डोनेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही इसके अंदर ज़्यादा समय लगा। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पूरा का पूरा जो अगर आप टाइम लेंगे तो 1.5 से 2 घंटे के बीच का टाइम लगा, जिसके अंदर हमारी ब्लड की सारी रिपोर्ट्स आई। पहले ब्लड का सैंपल लिया गया, उसके सारा रिपोर्ट लिया गया। सारी रिपोर्ट ओके होने के बाद मेरा प्लाज्मा लिया गया। उस प्लाज्मा के अंदर 30 से 35 मिनट लगे थे। इसमें 3 साइकिल होते हैं 10-10 मिनट के। पहले साइकिल के अंदर ब्लड लिया जाता है, उससे प्लाज्मा अलग किया जाता है, फिर जो ब्लड होता है वो वापस हमारी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। फिर दूसरे साइकिल के अंदर 10 मिनट लगे, ब्लड लिया गया, प्लाज्मा अलग किया गया, दोबारा से ब्लड बॉडी में चढ़ा दिया गया। तीसरे साइकिल के अंदर भी 10-12 मिनट लगे, उसके अंदर ब्लड लिया गया, उससे प्लाज्मा अलग किया गया और सारा का सारा ब्लड दोबारा से बॉडी के अंदर चढ़ा दिया गया। 46 साल के अनुज शर्मा ने तो अपनी शादी की सालगिरह के दिन ही प्लाज्मा डोनेशन करके मानो पुण्य कमाने की कोशिश की। अनुज मार्च में विदेश से संक्रमित होकर आए। बाद में पत्नी और बेटा भी कोरोना संक्रमित हो गए। अब इनके घर सब ठीक है और चाहते हैं दूसरों के घर भी सब ठीक हो जाए। लगभग 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल से डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी का फोन आया और उन्होंने मेरी वाइफ से बात की और उनको बताया कि ऐसे हम एक रिसर्च कर रहे हैं और प्लाज्मा डोनेशन करने से कुछ मरीजों का जीवन बच गया है और ये एक पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, तो कृपया आप अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आएं। 25 अप्रैल को हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है। मेरी वाइफ कुछ करना चाह रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें इस दिन कोई अच्छा काम करना है
आप मेरे साथ चलें, और वो मुझे लेके हॉस्पिटल गई। हमने प्लाज्मा डोनेशन किया, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। एक सुई लगने तक का सिर्फ पता लगा। लगभग 45 मिनट में ये सारा कार्य पूरा हुआ। कुछ लोगों के मन में ये डर जरूर होता है कि कहीं प्लाज्मा डोनेशन करने जाएं तो कोरोना संक्रमण दोबारा ना हो जाए। दक्षिण दिल्ली के जिस ILBS अस्पताल में प्लाज्मा डोनेशन होता है, उसके प्रमुख को सुनिए। जिस अस्पताल में जैसे ILBS में अगर वो ब्लड दे रहे हैं, तो अभी तक फॉर्चुनेटली ILBS में एक अलग ब्लड बैंक का एरिया बनाया गया। अच्छा। नॉर्मल ब्लड बैंक से एक सेपरेट एरिया कार्व आउट किया गया, जहाँ पे सिर्फ कोविड के मरीज आते हैं बाहर के एग्जिट से और सीधा जाकर के अपना देते हैं। ठीक है। और वहाँ पर भी पूरी तैयारी है कि कोई संक्रमण का आशंका ही नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी की सबसे खास चीज है प्लाज्मा। प्लाज्मा किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, प्लाज्मा किसी दुकान पर नहीं बिकता। प्लाज्मा कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर में बनता है, जिससे मौजूदा कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक होता है। इसमें एक देशवासी ही दूसरे देशवासी के काम आता है, तो ऐसे में प्लाज्मा डोनेशन को समाज सेवा, देश सेवा क्यों ना माना जाए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना का संक्रमण जहां चिंता का विषय है, तो वहीं कोरोना संक्रमण के कारण मुंबई में 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। राज्य में 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब राज्य के पुलिसकर्मियों में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। रविवार तक राज्य में 107 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, तो वहीं मुंबई पुलिस से जुड़े 2 हेड कांस्टेबल की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। की आपल्या 2 पोलीस कॉन्स्टेबलचा याच्यामध्ये मृत्यू झालेला आहे। या पोलीस कॉन्स्टेबलना मी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने नम्रतापूर्वक श्रद्धांजली आणि आदरांजली वाहतो आहे। आणि मी सगळ्यांनाच एक विनंती करतोय की संयम म्हणतात, परीक्षा जी म्हणतात ती परीक्षा आपण देतो आहोत। पटकन एखादी गोष्ट कुठेतरी घडते आणि पोलीस काय करत होते, आज त्यांचे 2 जणांचा जो मृत्यू झालेला आहे, हे सुद्धा आपल्यासाठीच हे कोरोनाचं युद्ध लढता लढता हे शहीद झालेले आहेत। राज्य में लॉकडाउन की निगरानी कर रही महाराष्ट्र पुलिस को दिन रात सड़कों पर मौजूद रहना पड़ता है। अब तक राज्य में करीब 150 पुलिसकर्मियों पर हमला भी हो चुका है और इस मामले में 482 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक लॉकडाउन के उल्लंघन में 72,698 मामले दर्ज किए। राज्य में 15,434 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में कोरोना संबंधित शिकायत और मदद के लिए 78,474 फोन कॉल आए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर पुलिस पर काम का दबाव बढ़ा है। जब भी इस तरह की कोई आपत्ति आती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है या इस तरह की कोई आपत्ति आती है, तो उसमें अधिकारी और कर्मचारी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उनके रहने का और उनके खाने वगैरह का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, आराम पूरा नहीं मिलता। और ये एक एक्सेप्टेड चीज़ है कि जब तक किसी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, जब तक उसको प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा और खाना नहीं मिलेगा, तो उसका जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। मुंबई में कोरोना का बड़ा असर झेल रहे धारावी में तैनात एक हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर भी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं और उनके संपर्क में रहे पुलिसकर्मी और अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए क्या प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम काफी हैं? मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। कोरोना की लड़ाई में देश के हर जिले में आम और खास तक सुविधा पहुंचाने की कोशिश जारी है। इस लड़ाई में कमिश्नर और कलेक्टर के साथ ही दूसरे आला अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें क्लर्क, गार्ड से लेकर प्यून और दूसरे कई अधिकारी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। पेश है इन योद्धाओं की लड़ाई पर एक रिपोर्ट। नमस्कार सर, डीएसपी के नाम से। कलेक्टर के कैंप कार्यालय में टेलीफोन ऑपरेटर कपिल देव के पास टेलीफोन की घंटी बजती ही रहती है। जब से कोरोना की लड़ाई शुरू हुई, तब से रोज सैकड़ों सवाल लेकर फोन घनघनाता है और जवाब देने के लिए राकेश और उनके साथी दिन रात जुटे हैं। कोरोना की लड़ाई है, ये एक टीम वर्क है और टीम वर्क में सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जब भी कोई फौज लड़ती है तो उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ब्रिगेडियर कौन है और सैनिक कौन है,
सबका बराबर रोल रहता है। जो भी जिस पार्ट पे होता है वो बहुत मेहनत करता है, तभी ये जंग जीती जाती है। जो हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसमें हर प्रकार के लोग शामिल हैं। रात को 2-3 बजे तक टाइपिस्ट यहाँ पे रहते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं। सुबह 8 बजे फिर शासन में कुछ रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं, तो सुबह की शिफ्ट वाले अर्ली मॉर्निंग आके ये कार्य करते हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी वो इतनी दूर से आते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं और यहाँ पे कार्य करते हैं। इसी तरह हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे ऑर्डरली स्टाफ हैं, हमारे जो होमगार्ड हैं, ये लोग भी अनसीन हीरो हैं जो बाकायदा एक नींव की तरह काम कर रहे हैं और इस कोरोना की लड़ाई में साथ दे रहे हैं। जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय से हम पहुंचे खाद्य और औषधि कार्यालय, जहां निकिता और उनके साथी पूरे शहर में लोगों को खाना बांटने की व्यवस्था का खाका तैयार कर रहे थे। समय हम लोगों को ऑफिस का भी और फील्ड दोनों देखना पड़ा है। फील्ड में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो शॉप्स हैं वो टाइमली खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं, उनके पास एसेंशियल कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं नहीं है, और वो खुद को सैनिटाइज रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ रही है। उनका पूरा डेटाबेस बनाना पड़ रहा है टाइम टू टाइम। उसके बाद प्रॉपर फिर ऑफिस में आके उसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ रही है। घर वाले तो परेशान होते, कंसर्न रहते हैं, पर इस समय हमारी जो ड्यूटी है उसको हमें प्रायोरिटी पे रखना है। और अगर हम लोग भी डरने लगेंगे तो फिर प्रदेश की कौन सहायता करेगा? जो लोग घर में क्वारंटाइन है, जिन लोगों के पास चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, जब इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए हम लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा। और ये है शहर के बीचों बीच सिगरा इलाके में सेंट्रल कोविड मॉनिटरिंग सेंटर, जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर से पूरे जनपद की कानून व्यवस्था पर निगाह रखी जा रही है। यहाँ पर हर प्रकार के कार्य का संपादन किया जा रहा है, चाहे वो राशन बांटने से संबंधित हो या पका हुआ भोजन से संबंधित या किसी भी तरह की कंप्लेंट हो, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी देर प्राणायाम, योगा और जो भी आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिए हैं उनका पूरा अनुपालन करते हैं और अपने साथ के अगल बगल के सभी लोगों को उसका अनुपालन के लिए प्रेरित करते हैं। कोरोना की लड़ाई में दूसरे योद्धाओं की तरह ही ये वो योद्धा हैं जो प्रशासन की आंख नाक कान बनकर मदद में लगे हैं। किसी भी लड़ाई की जीत में पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले सिपाहियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, फिर चाहे बॉर्डर पर रसद पहुंचाने वाले इन्फेंट्री हो या फिर कोरोना की लड़ाई में प्रशासनिक अधिकारियों की मदद करने वाले कर्मचारियों के हाथ। साफ है कि इनकी मदद के बिना कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से इंदौर की सड़कों पर पोर्शा निकालना चालक को महंगा पड़ गया। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पोर्शे को सड़क पर उतारना उसके चालक के लिए महंगा पड़ गया। बीच सड़क में उसे जलील किया गया। नियम तोड़ने पर सजा मिलने तक तो सही, लेकिन जिस तरह से वीडियो बनाकर उसे फैलाया जा रहा है उसे लेकर अब सवाल उठने लग गए हैं। इंदौर की सड़क पर चमचमाती पोर्शे कार के आगे कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए ये तस्वीर वायरल हो चुकी है। उसके पास एक सुरक्षा कर्मी खड़ा है। जाहिर है ये सजा लॉकडाउन को तोड़ने के लिए दी जा रही है। शंकर दरियानी नाम के इस व्यक्ति का कहना है कि वो कंपनी से अपने घर जा रहा था और उसने सुरक्षा कर्मियों को अपना पास भी दिखाया, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय उससे बदसलूकी की गई और उसका वीडियो बनाया गया। मैंने उन्हें अपना पास दिखाया और पर उन्होंने बोला कि तू होगा अंबानी की औलाद, आप पास फेंको और यहाँ उठक बैठक लगाओ। मैंने उनसे कहा, मैंने कोशिश की उन्हें समझाने की, बट उसके बाद भी वह नहीं समझ रहे थे। उठक बैठक लगाई वो कौन व्यक्ति? पुलिस का था कोई? नहीं, पुलिस के नहीं थे। नगर सुरक्षित समिति के लोग थे जो बहुत ही गलत अंदाज से बात कर रहे थे। उधर प्रशासन का कहना है कि गैर जरूरी काम करने के लिए जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि इस व्यक्ति ने ठीक से मास्क नहीं पहना था। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जो बेजा हो। तो बहुत लाल हो रहा है, ढंग से बैठ। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।